देखो बच्चों, इधर देखिए, और कुछ हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि कौन कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे और कौन कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसके क्या रीजन होंगे। हम लोग अगर ये पहले तो देखिए स्टेटमेंट में आ सकता है कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और दूसरा ये रीजन में भी पूछा जा सकता है, असर्शन रीजन में, कि बताइए ये कंपाउंड अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर देखिए, पहला है IF5 एग्जिस्ट करता है मगर ICl5 एग्जिस्ट नहीं करता। IF7 एग्जिस्ट करता है, ICl7 एग्जिस्ट नहीं करता। बेटा देखो, यहां पे ना 5 फ्लोरीन लगे हुए हैं और यहां पे 7 फ्लोरीन लगे हुए हैं। जो फ्लोरीन है इसका साइज बहुत ज्यादा नहीं होता है, मगर क्लोरीन का साइज काफी ज्यादा होता है, समझे। तो यहां पर 5 क्लोरीन जब लगाए जाएंगे या यहां पर 7 क्लोरीन लगाए जाएंगे तो यहां लगने लगेगा क्राउडिंग इफेक्ट। ये लीजिए, यहां पे लगने लगेगा क्राउडिंग इफेक्ट, या इसी को कहते हैं हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे 5 क्लोरीन या 7 क्लोरीन लगे हुए हैं तो यहां पर क्राउडिंग इफेक्ट लगने लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लगने लगेगा, इसलिए ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जबकि यहां पर फ्लोरीन का साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण से आयोडीन के चारों ओर 5 फ्लोरीन या 7 फ्लोरीन हम लोग लगा सकते हैं। रीजन समझ में आ गया कि ये एग्जिस्ट करता है बट ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो रीजन है ड्यू टू मोर साइज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का साइज ज्यादा होने के कारण यहाँ पर क्राउडिंग इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस लगने लगेगा, जिसके कारण से ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, समझे। अगला क्वेश्चन है कि S5-2, S5-2 का स्ट्रक्चर बताना है। ये देखिए, इसे सीधे याद कर लेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है, अगर ज़रूरत पड़ जाए आपको तो आप बना सकते हैं। मैंने आपको S8 का स्ट्रक्चर बताया था, ये S5-2 का स्ट्रक्चर है। अब अगला स्टेटमेंट है, बेटा आपने देखा है, ये देखिए अगला स्टेटमेंट है यहाँ पे कि आप जानते हैं SO4-2 एग्जिस्ट करता है मगर SS4-2 डज नॉट एग्जिस्ट। बोल रहे हैं सल्फेट SO4-2 है, ये एग्जिस्ट करता है, मगर S4 बोल रहे हैं, यहां पर देखिए सल्फेट है, पहला SO4 बना रहे हैं हम लोग, SO4-2। मैंने आपको बताया है कोई भी एनायन बनाने के लिए पहले आप उसका एसिड बना सकते हैं, एसिड के बाद उसमें से एसिडिक हाइड्रोजन हटा देंगे तो फिर हम उसका एनायन बना सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं इसका एसिड क्या होगा। बोलो बेटा, इसका एसिड होगा H2SO4, H2SO4, ठीक है। और H2SO4 से अब आप देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दीजिए H+ के फॉर्म में तो ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो बोल रहे हैं यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी आ रहा है। एक तरफ सल्फर है और एक तरफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन आराम से सल्फर के साथ पाई बॉन्ड बना लेता है। अगर इसी तरह से आप SS4-2 ये बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सल्फर आ रहा है दोनों ओर, ये देखिए यहाँ पे सल्फर, ये यहाँ पे सभी जगह पे सल्फर ही आ जाएगा अगर आप बनाएंगे SS4-2। तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड आप जानते हैं पहले से ही वीक बॉन्ड है, और यहाँ पे दोनों ओर आपने क्या लगा दिया है, सल्फर। सल्फर का साइज, सल्फर का साइज ज़्यादा है
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, समझे। साइज ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसलिए ये पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। ध्यान रखिएगा, साइज ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, समझे। तो पहले से ही पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, ऊपर से आप सल्फर सल्फर के बीच में बनाना चाहते हो, वहां पे साइज काफी ज्यादा है, साइज ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, वो और भी ज्यादा वीक बॉन्ड हो जाएगा। इसीलिए जर्नली नॉर्मली सल्फर सल्फर के साथ पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। यही रीजन है कि SS4-2 एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि SO4-2 एग्जिस्ट करता है। ध्यान रखिएगा, तो SO4-2 एग्जिस्ट करता है जबकि SS4-2 एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन मैंने आपको बता दिया है, यहां सल्फर सल्फर के बीच में पाई बॉन्ड आ जाता है और सल्फर सल्फर का साइज बड़ा होने के कारण, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होने के कारण सल्फर सल्फर के साथ पाई बॉन्ड जर्नली नहीं बना पाता है। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा, जर्नली नहीं बनाता है। मगर अगर आप देखते हैं यहां पे, इसकी बात करें H2O3 की, ये देखिए थायोसल्फेट H2O3 थायोसल्फेट, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो थायोसल्फेट में ये देखिए, कह रहे हैं भैया यहां पे तो आप बड़े आराम से खुशी खुशी आराम से सल्फर के साथ पाई बॉन्ड बना रहे हैं। बताइए, अभी आपने कहा कि सल्फर सल्फर के साथ सल्फर जनरली नॉट फॉर्म्स पाई बॉन्ड विद अदर सल्फर, सल्फर सल्फर के साथ पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। अगर ये स्टेटमेंट आता है कि सल्फर सल्फर के साथ पाई बॉन्ड नहीं बनाता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बट अगर ये स्टेटमेंट आता है सल्फर सल्फर के साथ कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है तो ये फॉल्स है, क्योंकि थायोसल्फेट में, दिस इज थायोसल्फेट, थायोसल्फेट में सल्फर सल्फर के साथ पाई बॉन्ड बनाता है और ये स्टेबल भी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे देखो ये तीन तीन जो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं ना बेटा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिससे यहां सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी फर्क पड़ जाता है। तो थायोसल्फेट में सुनिए, नॉर्मली सल्फर सल्फर के साथ पाई बॉन्ड नहीं बनाता है क्योंकि साइज ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। मगर थायोसल्फेट में सल्फर सल्फर के साथ पाई बॉन्ड बना लेता है। इसका रीज़न है क्योंकि इसमें पहले से तीन तीन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो तीन तीन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं इनके कारण इसकी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है और रिलेटिवली ये कुछ आराम से पाई बॉन्ड बना लेता है। समझे? तो अगर क्वेश्चन आ जाए, पहले स्टेटमेंट आ जाए सल्फर सल्फर के साथ पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, बताया था ना बेटा। देखो, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मगर सल्फर H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि सल्फर सल्फर के साथ पाई बॉन्ड नहीं बनाता है और वो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। याद आया ना आपको, ये S8 है, ये देखिए S8 इसे कोलॉइडल सल्फर भी कहते हैं, येलो सल्फर भी बोलते हैं, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्राउन स्ट्रक्चर या पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। समझे? तो सल्फर सल्फर के साथ जनरली पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, रीजन है बड़ा साइज है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसीलिए S2 भी एग्जिस्ट नहीं करता है और SS4-2 एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि SO4-2 एग्जिस्ट करता है। समझे? अब यहां आ जाइए, बोल रहे हैं बट थायोसल्फेट में सल्फर सल्फर के साथ पाई बॉन्ड बनाता है। रीजन है क्योंकि यहां पर सल्फर, सेंट्रल एटम सल्फर ऑलरेडी तीन तीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है,
जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए रिलेटिवली इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे फर्क पड़ता है, तो ये इसके साथ पाई बॉन्ड बना लेता है। समझे? तो अगर स्टेटमेंट आ जाए सल्फर सल्फर के साथ पाई बॉन्ड नहीं बनाता, ट्रू, मगर सल्फर सल्फर के साथ कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, फॉल्स। समझे? क्योंकि थायोसल्फेट में सल्फर सल्फर के साथ पाई बॉन्ड बनाता है। क्या ये आई बस समझ में आपको? अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक और। बेटा ये मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाया है, शेप सिखाया है, I3-1। एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं I3-1। तो ये क्वेश्चन है कि बताइए I3-1 में जो आयोडीन है वो अपनी कौन सी एक्साइटेड स्टेट में है? कोई बताना चाहेगा? I3-1 में आयोडीन की एक्साइटेड स्टेट क्या है? बताइए, ये क्वेश्चन है। हाँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, या थर्ड एक्साइटेड स्टेट है? कौन सी एक्साइटेड स्टेट है? बताइए। आप हमें बस एक्साइटेड स्टेट बताइए, कौन सी एक्साइटेड स्टेट होगी? पहली, दूसरी, तीसरी? सेकंड, एक आंसर आया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। और बताइए, और कोई कुछ बोलना चाहता है? इधर कोने वाला बच्चा कुछ बोलना चाहता है? सेकंड, एक सेकंड लग रहा है। चलिए, एक ये भी आंसर आया। और इधर के पीछे वाले बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं? सेकंड है, एक सुन लिया सेकंड है, सब सेकंड ही बोलने लगेंगे। सही है। हाँ बोलो बेटा, और कोई कुछ बोलेगा? कि अब मेरी बारी है? मेरी बारी? पीछे आर यू सी? हाँ, क्या क्या आ रहा है? कौन सी एक्साइटेड स्टेज आ रही है? सेकेंड? एल भैया। हाँ, और ये बगल वाली सहेली से अपनी पूछो। सेकेंड। सही है। जो एक बॉल में 10-15 लोगों को आउट कर दे उसे टीचर कहते हैं। समझे? मतलब कितने भी लोगों को आउट कर सकता है टीचर, उसी को कहते हैं ना, धड़ाम से। तो बेटा देखो ऐसा है, इसके लिए पहले हम लोगों को I3- को देखना पड़ेगा। हम लोग देखेंगे, घूर घूर के देखेंगे, है ना? ऐसे ऐसे होता है ना, तो इसलिए घूर घूर के देखते हैं कैसे बनता है ये I3-। पहले तो होता क्या है, पहचानो इसको। जब पहचानोगे तब तो कुछ पता चलेगा, अंधेरे में ही चालू कर देते हैं कि I3- होता क्या है, बनता कैसे है। पहले तो एक्चुअली में ये ऐसे बनता है, इसमें एक तो I2 होता है और दूसरा I- होता है। समझे? I2 सर क्या होता है? देखिए I2 को ना I- कोऑर्डिनेट कर देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर देता है। समझे? देखो बेटा ये होता है। अब I2 क्या है? I2 ये है, और यहां जब आप जानते हो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, जो रिसीव करेगा उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ ऑलरेडी माइनस चार्ज था तो ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो एक मैं इससे पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि I3- में कितने टाइप के बॉन्ड है। तो यहाँ पे दो तरीके के बॉन्ड हैं, एक तो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और दूसरा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। बेटा ध्यान रखना, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी पूरा हम लोग बोलते हैं संयोजक, सहसंयोजक। हाँ, चलिए आइए। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे दो तरीके के बंध हैं, एक तो संयोजक और दूसरा सहसंयोजक बंध है ना? आइए वापस। तो ये कह रहे हैं एक तो कोवेलेंट बॉन्ड है और दूसरा
कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो मैं हिंदी भी पढ़ा चुका हूँ, शुद्ध हिंदी में भी मैं पढ़ा सकता हूँ। मेरे सामने वाला मैं तो और भी शुद्ध बोल सकता हूँ, हर शब्द की हिंदी मालूम मुझे। हाँ, तो देखो बच्चों, देखो घूरो, एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो अब हम लोग बनाते हैं इसको, तो पता ही चल जाएगा, जब बनाओगे तो सभी कुछ पता चल जाएगा कि क्या है, कैसे बना है। तो बेटा वीबीटी से ये बनेगा। सबसे पहले तो आयोडीन बनाना पड़ेगा। तो वीबीटी में बताया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग होती है तो ये बन जाता है। तो ये देखो आयोडीन है, एक आयोडीन है। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। सर इसका वैलेंस शेल कौन सा होता है? वैलेंस शेल जानने के लिए देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ होता है सर इसका वैलेंस शेल। लो पता चल गया। तो यहां पे लिख देना 5s 5p 5d, यहां पे 2, यहां पे 5। लो, और d पूरा खाली बना देते हैं। s के 2, p के 5, ये लीजिए, p में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और d पूरा खाली सन्नाटे में बैठा हुआ है, 1 2 3 4, ठीक। ये रहा दूसरा आयोडीन, इसमें भी क्या यही होगा? हाँ सर, ये देखिए क्या पढ़ा था हमने वीबीटी में कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। तो जब आप 1 2 3 4, ये लीजिए, जब हमें I2 बनाना है ना, तो बस इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी और I2 बन जाएगा। ये बन गया I2, समझे? जुड़ गई आपस में, ओवरलैपिंग कर ली। अब इनके पास कितने खाली ऑर्बिटल है मालूम आपको? 10 खाली ऑर्बिटल है। अब बारी आई, अब ये आएगा I3 I माइनस। इसको क्या करना है? इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है, उसके लिए खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। तो ये है तो कितने सारे खाली ऑर्बिटल। और ये जो स्टेट होती है ना, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राउंड स्टेट। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये अपनी कौन सी एक्साइटेड स्टेट में है? तो ये अपनी किसी भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं है। ये किस स्टेज में है? ग्राउंड स्टेज में। तभी मैंने कहा था ना आपसे, एक ही बॉल में सबको आउट कर दे, उसी को टीचर कहते हैं। समझे? लगता नहीं ना, ये इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। हमारा दिल जो कहता है ना, वो कभी भी आंसर नहीं होता है, ये तुम जान लेना, खासतौर से पी ब्लॉक में। तो बेटा ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कि विच स्टेज। तो I3 माइनस इन I3 माइनस आयोडीन इज प्रेजेंट इन विच एक्साइटेड स्टेट। तो आंसर आ जाएगा ग्राउंड स्टेट। समझे? चलिए नोट करिए इसको। तो देखिए बच्चों, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं? जब दो तरीके के हेलोजन आपस में अटैच होते हैं तो इनको हम लोग इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। इनका ये जनरल फार्मूला होता है XYN। यहाँ पे X जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और Y जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ N की वैल्यू 1 3 5 7 जो कि इनकी कोवैलेंसीज होती है हेलोजन की, ये रख सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा X की जगह कभी फ्लोरीन नहीं हो सकता, क्योंकि X को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। यहाँ पे ध्यान रखना 5 और 7 एट N इक्वल टू 5 और 7 हम लोग केवल आयोडीन के लिए ले सकते हैं, क्योंकि जब कई सारे आप साइड एटम जोड़ रहे हैं ना, तो सेंट्रल एटम का साइज काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो क्राउडिंग के कारण वो बन ही नहीं पाएगा। समझे? दूसरा देखो बेटा, सुनो ध्यान से। एक एग्जाम्पल में मान लीजिए यहाँ आयोडीन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई तो कोवैलेंसी कितनी है? 1। तो एक क्लोरीन आप जोड़ दीजिए। अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन ले लिया तो 1 के बाद क्या आ जाता है बेटा? 3। तो आप 3 क्लोरीन जोड़ दीजिए, ICl3 बन जाएगा। और 3 के बाद क्या होता है? 5। बट अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि IF5 एग्जिस्ट करता है, IF7 एग्जिस्ट करता है, मगर ICl5 एग्जिस्ट नहीं करता, ICl7 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता बताओ बच्चों? हाँ, साइज, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, क्राउडिंग इफेक्ट लगने लगता है, स्टेरिक हिंड्रेंस लगने लगता है। समझे? तो बेटा इसका साइज जो है बड़ा होने के कारण तो ICl, तो ये रिएक्शन यहीं पे आकर के रुक जाएगी। समझे?
तो यहाँ पर इसकी जब रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे तो ICl3 बनेगा, मगर फर्दर ICl5 नहीं बनेगा, ICl7 नहीं बनेगा। रीजन है क्राउडिंग इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ICl5 और ICl7 एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आ जाओ बेटा नॉर्मल ऑक्साइड, वो ऑक्साइड जिनमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होती है। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल ऑक्साइड वो होते हैं वो ऑक्साइड जिनमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होती है। इनको हम लोग नॉर्मल ऑक्साइड भी बोलते हैं या इनको एसिडिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो ऑक्साइड होते हैं इनको जब आप वाटर में मिलाएंगे तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेज का ऑक्सी एसिड मिलेगा। जैसे देखो बेटा सुनिए, यहाँ पे देखो ये जो SO3 है, यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, इसको वाटर में मिलाओगे बेटा, इसीलिए हमें पहले से मालूम होना चाहिए। देखो इसका एसिड होता है H2SO4। कैसे? देखो समझो बेटा, ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1, तो दो हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो गया +2, यहाँ लगा दो +x। बेटा एक ऑक्सीजन पे -2 तो चार ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहां से देखिए अब ये 8 उधर चला जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ, +x इक्वल टू 8 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 2 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू +6 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रही है +6। ऐसे आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सुनिए ये मैंने रूल्स पहले बता दिए हैं। सभी एल्कली मेटल जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेज शो करती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, हाइड्रोजन जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेज शो करता है, बट अगर हाइड्राइड बना रहा है तो वो -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। हेलोजन जनरली -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। ऑक्सीजन अगर ऑक्साइड है तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, पर ऑक्साइड है तो -1 शो करेगा, सुपर ऑक्साइड है तो -1/2 शो करेगा। यहाँ पे ऑक्साइड था, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, तो बेटा ये थोड़ा सा ना, अब वहां पे आपको हम बताएं, वहां तो एसिड दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में, आप पहले से उसके ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिए, तो वही एसिड बनाना है। याद रखिएगा, ये जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं इनको जब पानी में मिलाते हैं तो ये सेम ऑक्सीडेशन स्टेज का ऑक्सी एसिड बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये देखो जैसे यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर पे आ जाएगा H2SO3। यहाँ पे भी देखो सुनो, 3 ऑक्सीजन पे हो जाएगा -6, 2 हाइड्रोजन पे हो जाएगा +2, +2 -6 घटा दो तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। अरे -6 और +2 जोड़ दो तुम आपस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +4 बचेगा, तभी तो बैलेंस होगा। अरे -6 है, ऐसे भी कर सकते हो, इधर -6 है, इधर भी तुम्हें +6 करना है, +2 है ऑलरेडी, तो ये कितना आ जाएगा +4। और नहीं तो आप ऐसे भी सीधे भी निकाल सकते हो, समझे। तो यहाँ पे देखिए बताओ CO2 का एसिड मैंने आपको बताया है, इसका एसिड होता है H2CO3। देखो यहाँ पे भी +4 आ रहा है, यहाँ पे भी +4 आ रहा है। यहाँ देखो N2O3, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है, दो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा 4 का, 3 के ऊपर -6 हो जाएगा। यहाँ पे -6 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए +6, तो दो नाइट्रोजन के ऊपर +6 तो एक नाइट्रोजन के ऊपर कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, समझे। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है +3, तो +3 का एसिड क्या होता है सर, +3 का एसिड होता है HNO2, इसे नाइट्रस एसिड बोलते हैं। ये मैंने शुरुआत में ही आपको स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं और वहां पे आपको कहा था ये सब अब आता रहेगा सामने, आपको जरूरत पड़ती रहेगी। अब नेक्स्ट क्या है N2O5 है। यहाँ पर बताओ बेटा नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी +5। आप निकाल सकते हो, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो 5 ऑक्सीजन के ऊपर -10 हो जाएगा, -10 में 2 से डिवाइड कर दो तो ये माइनस, यहाँ पे +10 आएगा, दो नाइट्रोजन के ऊपर +10 तो एक नाइट्रोजन के ऊपर कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। +5 का एसिड क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3 होता है। तो ये देखो यहाँ पे ये +5 होता है और ये +2। अब ये देखो बेटा NO2 है, यहाँ पे भी मैंने लिखा है NO2 है, बोल रहे हैं इनको मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। ये ऐसे एटम, ऐसे ऑक्साइड हैं जिनमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी बेटा नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये IIT में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, दोनों जगह पूछा जा चुका है कि NO2 को जब पानी में, बेटा पहले तो सुनो
सुनो इधर देखो, तुम्हारे जीवन में, आपके जीवन में 3 भूरे हैं, जिसमें 2 भूरी हैं और 1 भूरा है, समझे। पहली भूरी कौन है आपके जीवन में? ये है ब्रोमीन, याद कर लो इसे। एक तो ब्रोमीन, ब्रोमीन कैसी है? भूरी है, भूरी बोले तो ब्राउन। दूसरा तुम्हारे जीवन में ब्राउन कौन है? NO2। ये बेटा ये भी क्या है? ब्राउन है, ध्यान रखना। और तीसरा मालूम कौन है? रॉबर्ट ब्राउन, वो वाइट है, समझे। तो 1 भूरा और 2 भूरी है तुम्हारे जीवन में, समझ में आया। अब इसके अलावा नीला, नीला, नीला कौन है आपके जीवन में? नीला कौन है? मैंने कहानी बताई थी N2O3 की, बताया था ना शुरुआत में N2O4 था, मन में जहर फैल गया तो एक ऑक्सीजन को निकाल देता है और ये बन जाता है N2O। अब जहर फैल गया मन में तो ये हो गया जहरीला, समझे। पॉइजन है, जहर है, कलर होता है नीला। तो ये है तुम्हारे जीवन में नीला, अगर क्वेश्चन आ ही जाए। सुन रहे हो? एक और मैंने बताया था, कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है? तो आंसर है N2O5, क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। और कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड ऐसा नहीं है जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आ जाती। इसकी पूरी कहानी सुनाई हुई है मैंने, वो सुन लेना, उससे हमेशा आपको ये याद बना रहेगा, समझे। तो ये याद रखिएगा। तो NO2 है भूरी, ब्रोमीन है भूरी, रॉबर्ट ब्राउन है वाइट, और ये कौन है? नीला। सही बात है, वो तो वाइट है ना, अंग्रेज है, हैं? देख लेना यार, वाइट है, हाँ ठीक है, वाइट है, देखा हुआ है। आ जाइए वापस। तो ये कह रहे हैं N2O3, ये है नीली, समझ में आया। नील तो बेटा बताया था ना, मन में जहर फैल जाता है, इसके जहर फैलने का ये जहरीला, इसे संखिया के नाम से यूज करते थे पहले के समय में। यूपी में बहुत ज्यादा चलता था, जितने ये सब जमींदार अमींदार टाइप के लोग होते थे उनके लड़कों को ड्रिंक में पिला दिया जाता था, और तब अंगूठे से काम चल जाता था, आगे अंगूठा लगवा लेते थे। अब वो गया तो गया, समझ रहे हो ना। तो हमारे एक आधे रिश्तेदार थे, वो ये पी के भी जिंदा बच गए। वो इतने ज्यादा मजबूत किस्म के थे, इसलिए हमें याद है इसका क्या यूज होता है, समझे। मतलब बताया जाता है हमारे, मतलब हमारे जो बुजुर्ग थे पहले के बताते थे कि उनको इसके साथ ये पिला दिया गया। तो अक्सर लोग अल्कोहल में ये मिला करके, दोस्त लोग, जो दोस्त होते हैं ना ऐसे लोगों के, ऐसे लोगों के दोस्त लोग ये काम करते थे कि अल्कोहल में इसको पिला देते थे, समझ रहे हैं, ताकि धीरे से अब हम ये इतनी जमीन अपने नाम कर लें। पहले बहुत ज़्यादा ये सब हो, अभी भी जमीन के लिए तो क्या ही होता है, सभी कुछ होता ही रहता है। खैर आइए यहाँ पे, तो ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। बेटा कलर जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ आपको रिएक्शन में जानना पड़ेगा कि ये कलर आ रहा है तो पक्का ये कंपाउंड बन रहा है, ये जरूरत होती है, समझे। तो बेटा अब आ जाओ, NO2 दिया जाए या N2O4 दिया जाए, मैं ये बताना चाहता हूं। ये एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, इनको बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बोलें तो भी वही बात है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बोलें तो भी वही बात है। यहां पर इसका जो ये +4 है ना, ये 2 का एवरेज होता है +3 और +5 का। इसीलिए जब NO2 को पानी में मिलाएंगे तो ये 2 तरीके के ऑक्सी एसिड बनाएगा, एक तो +3 वाला और दूसरा +5 वाला, ध्यान रखिएगा। अब सुनो, ध्यान से सुनो। तो बेटा +4 से +3 में जा रहा है, इसको कहते हैं रिडक्शन। +4 से +5 में आ रहा है, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो अब नया स्टेटमेंट पता चल गया कि NO2 को पानी में मिलाने पे डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा, समझे। और NO2 को पानी में मिलाने पे इसका ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट, समझे। तो NO2 को अगर पानी में मिलाया तो इसका ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा। ब्रोमीन, सर ब्रोमीन भी तो भूरी थी, देखो बेटा ब्रोमीन भूरी है, NO2 भी भूरी है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये भूरी, दोनों गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, समझे। हमें देख के कैसे पता चलेगा, हम कैसे टेस्ट करेंगे कि ये ब्रोमीन है या ये NO2 है? बताइए श्रेया जी, बतानी चाहेंगी।
कोई बताना चाहेगा कैसे, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रोमीन एंड NO2 वाइल बोथ आर लुकिंग ब्राउन इन कलर? दोनों के दोनों ब्राउन कलर के ही हैं, फिर भी आप कैसे उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो बेटा देखो, इसको, ये है नॉन पोलर, ये है नॉन पोलर, और वाटर है पोलर, तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, और भूरी थी भूरी है, भूरी ही बनी रहेगी। समझ में आया? जबकि ये देखो NO2 पानी में डालेंगे रंग उड़ जाएगा। ऐसा होता है ना कि तुम्हारा तो रंग उड़ गया पूरी तरीके से, तो इस बेचारे को जैसे ही पानी में डालेंगे ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा और इसका रंग उड़ जाएगा। समझे? तो ये कलरलेस हो जाएगा, रीजन है डिस्प्रपोर्शनेशन। तो ये वाटर में ब्राउन ही बनी रहेगी क्योंकि ये नॉन पोलर है, डिसॉल्व नहीं होगी, जबकि ये वाटर में डालने पर इसका ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? फिर दूसरा देखो बेटा, ClO2 सर, यहां पे भी ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये +4 है, ये एक एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, ये +3 और +5 का एवरेज होता है। तो यहां पर देख लो, ये +3 ये +5 आ रहा है, ये +3 आ रहा है। सॉल्व कर लेना जैसे मैंने बताया था, नहीं तो देखो बताए दे रहा हूं, ये एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो 3 ऑक्सीजन के ऊपर -6, इसका प्लस मान लो इसका 1, तो ये उधर आ जाएगा =0, तो +1 + x = 6 हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा? x = हो जाएगा 6 - 1, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? +5 आ जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, समझे? जो भी मन में आए। ये भी देखो, ये क्वेश्चन आ जाता है, बताइए क्लोरीन में कौन कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। ध्यान रखिएगा, तो क्लोरीन में +4 और +6 अगर आ जाए तो ये एक एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। ये आ जाए कि किसका किसका एवरेज है, ये +3 और +5 का एवरेज है, जबकि ये +5 और +7 का एवरेज है। इसीलिए जब ये पानी में मिलाया जाएगा तो ये भी डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा। ये देखिए, ये +5 में चला जाएगा, ये +7 में चला जाएगा। यहां देख रहे हो इसका रिडक्शन हो रहा है, यहां देख रहे हो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या ये बात क्लियर है ना आप लोगों को? ठीक है, अब देखो, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये देखिए Cl2O7, ये तो नॉर्मल है। देखो बेटा, इस पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी? +7, तो +7 का आप इसका ऑक्साइड बने, +7 का ये बना दीजिए एसिड, तो HClO4 मिलेगा। यहाँ पे +7 आ जाएगा, और NO2 मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, समझे? अब यहाँ आ जाइए, सेस्की ऑक्साइड क्या होते हैं? जिनमें ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम का रेशियो 3:2 होता है, याद कर लीजिए। सेस्की ऑक्साइड क्या होते हैं? जिनमें ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम का रेशियो 3:2 होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये सेंट्रल एटम है, ये ऑक्सीजन, इसका रेशियो देखिए 3:2 आ रहा है, यहाँ पे भी 3:2 आ रहा है। ये कोवेलेंट है दोनों के दोनों, जबकि ये आयनिक है, यहाँ पे भी 3:2 आ रहा है ऑक्सीजन एंड सेंट्रल एटम का। ये याद रखेगा, Pb2O3 ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये दो ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, PbO एंड PbO2। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। ध्यान रखिए, क्योंकि एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो दो के ऊपर -4 हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए इसमें से कौन सा मिक्स्ड ऑक्साइड है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए।